नमस्कार साथियों, कहानियों के अपने इस चैनल पर घड़ियों की हड़ताल आप सुन रहे थे, जो कि मशहूर शिक्षाविद और लेखक रमेश थानवी जी के द्वारा लिखा गया है। पहले और दूसरे भाग में आपने देखा कि किस प्रकार घड़ियों ने हड़ताल की और उस हड़ताल का कारण जो स्कूल के बच्चे थे, जो कि समय की पाबंदी में बंधे हुए थे, समय से बंधे हुए थे, जो स्वतंत्र नहीं थे, उनके कारण घड़ियों ने हड़ताल की थी। और जैसे ही समय की पाबंदी उन बच्चों और शिक्षकों पर से हटी, वो सब अच्छा करने लगे। आज आप इस लंबी कहानी का अंतिम भाग सुनिए। प्रस्तुत है अंतिम भाग। राजधानी का बदला हुआ नक्शा राजधानी के आकर्षण की बात बन गई थी। दूसरी ओर स्कूलों का बदला हुआ रूप शिक्षा विभाग के लिए सोच विचार का विषय बन गया था। शिक्षा विभाग ने इस नए चमत्कार पर शिक्षाविदों की समिति की राय मांगी। राजधानी में सब तरफ से आए घड़ी साजों की टीम के बयान अभी भी जारी थे। सगतपुर, खैरागढ़ व बजबज के घड़ी साजों के बाद अब बीकानेर के घड़ी साज का नंबर था। बीकानेर से आए घड़ी साज ने सभी घड़ी साजों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसका रूप रंग भी निराला था और बातें भी निराली थीं। गोल मटोल कद, मोटा पेट, उस पर लटकता मोटा जनेऊ, गले में रुद्राक्ष की मोटी माला, गंजा सिर, पीछे लटकती गांठ वाली मोटी चोटी, गोल चेहरे पर गोल कांच का चश्मा और मुंह में दबाए पान से उभरा दायां गाल सभी को आकृष्ट करने को काफी था। किसी का ध्यान इस पर न जाए तो उसके हाथ में लटकती तुम्बी पर जरूर जाएगा, या फिर उसके कंधे पर लटकते अंगोछे पर जाएगा, जिसमें दोनों सिरों पर दो बड़ी गांठें लगी हैं। बीकानेर के ये बाबा भी चलते हैं तो इनकी खड़ाऊ खट खट करके सभी को आकर्षित करती है। घड़ी साजों की टीम में सभी आंखें बाबा जी को घूरती रहती हैं। बाबा जी का वहां पालथी मारकर बैठ जाना तथा पान चबाते चबाते रुद्राक्ष के मनकों पर अंगुली चलाना सबको विस्मित कर रहा था। जब विस्मय बढ़ता गया तो लेह लद्दाख के घड़ी साज ने सरकारी अफसर से पूछा कि बाबा जी की तारीफ क्या है। लेह लद्दाख के घड़ी साज के सवाल करने पर सरकारी अफसर को याद आया कि सबका परिचय कराना जरूरी था, लेकिन हड़बड़ाहट में वह भूल ही गया था। उसके पास टीम के सभी घड़ी साजों के जीवन परिचय भी छपे रखे थे। टीम बनाने से पहले ही सबके परिचय प्राप्त कर लिए गए थे। सरकारी अफसर ने तुरंत वही परिचय लेह लद्दाख के घड़ी साज को पकड़ा दिया। परिचय में लिखा था, बीकानेर के बाबा रमानाथ जी आ रहे हैं। वे इस जिले के नामी घड़ी साज हैं। वे गृहस्थ नहीं हैं, पूरे सन्यासी भी नहीं। एक रामद्वारे में इन्होंने पुजारी का काम शुरू किया था। वहीं से बड़े पुजारी से घड़ी ठीक करने का काम भी इन्होंने सीख लिया था। सवेरे शाम के पूजा के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। दिन भर बैठे बैठे घड़ियां सुधारते हैं। घड़ी सुधारते हुए थक जाएं तो ताश खेलते हैं। दोनों कामों में बाबा जी पूरे सिद्धहस्त हैं। एक तीसरा काम है माल मिठाई खाने का। इसमें इनकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। पूरी 5 सेर मिठाई खाते हैं एक वक्त में। शहर में कहीं भी कोई दावत हो तो बाबा जी सदा आमंत्रित हैं। स्वभाव से प्रेमी हैं, बचपन से ही ज्ञानी ध्यानी हैं। घड़ियों को भी पूरे प्रेम व ध्यान से ठीक करते हैं। कंधे पर लटकते अंगोछे से एक सिरे पर औजार व आंख पर पहनने का कांच बांधकर रखते हैं तथा दूसरे सिरे पर भांग की गोली साथ बांधकर चलते हैं। खाने का आयोजन हो तो पहले भांग चाहिए, और किसी की घड़ी रूठ जाए तो उसकी नब्ज देखने का सामान भी साथ जरूरी है। बीकानेर का बाबा रमानाथ जी का परिचय पढ़कर सभी घड़ी साज उनकी बात सुनने को उतावले थे। बाबा जी की बारी आई तो वे पान की पीक संभालते हुए नीचे के होंठ को थोड़ा ऊपर उठाकर महात्मा जी की मुद्रा और कथावाचक की आवाज में कहने लगे, बेटे, घड़ी साजियों के ठहरने का कारण बड़ा गूढ़ है। इसका अर्थ भी उतना ही गूढ़ है। जरा समझो कि किसी का समय कब ठहरता है, जब उसका अंतकाल नजदीक आता है। यह कलयुग के अंतकाल का लक्षण है। कलयुग में आदमी कलों का ही तो गुलाम हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वह स्वार्थ में अंधा हो गया है। अपने स्वार्थ में सिकुड़ते लोग हर दूसरे आदमी से कटते जा रहे हैं। सभी को अपनी रोटी सेकने की चिंता है। दूसरे की रोटी का क्या होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं।
पिछले दिनों हर शहर में हड़ताल हुई। आए दिन होती हड़तालों की होड़ ने एक भी मांग ऐसी नहीं रखी जो जनता जनार्दन से जुड़ी हो, उसके दुख दर्द से जुड़ी हो। समय तो सबका सीखा सरीखा होता है भैया। देश की सारी घड़ियों ने ठहर कर सभी स्वार्थी नेताओं से आम आदमी से जुड़ने का तगाजा किया है, सबके समय को सरीखा समझने का संदेश दिया है। सरकारी अफसर ने बीच में पूछा, आपके वस्त्र तो ऐसा नहीं मानते, वे तो अपने अपने कर्म की बात करते हैं, फिर सबका समय एक सा कैसे होगा? बाबा रमानाथ जी तमक कर बोले, शास्त्रों वास्त्रों की बात आप छोड़िए, ऐसे सारे शास्त्र कपोल कल्पित हैं, पंडों की करामात है। वे सारे शास्त्र फालतू हैं जो आदमी की पीड़ा से छल करते हों। आदमी की पहली जरूरत रोटी कपड़ा है, उनके परिवार की सुख शांति है, उसके बच्चों की मुस्कुराहट है। इसके अलावा कोई बात हमारी समझ में नहीं आती। बाबा जी पान की पीक थूकना चाहते थे, उठे, इधर उधर देखा, कोई जगह नहीं मिली तो वहीं सरकारी दफ्तर के कोने में पान की पीक थूक कर आगे कहने लगे, हम तो अकेले जीव हैं, फिर भी हमारा पेट सगा नहीं है। मंदिर में चाहे रहें चाहे सड़क पर काम करें, पेट को तो 2 जून की रोटी चाहिए ही चाहिए। आज समय खराब आ गया है, करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, बाजार भाव आसमान चढ़ गए हैं, चीजें सारी तहखानों में पहुंच गई हैं। तब भी रेल वाले अपनी बात करते हैं, डॉक्टर अपनी बात करते हैं, बाबू लोग अपनी सोचते हैं, वे हड़ताल करते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाते हैं और चुप हो जाते हैं। हमारी कौन सोचता है? उन करोड़ों मजदूरों की कौन सोचता है जो कहीं नौकरी नहीं करते? उन सबके पेट भी तो रोटी मांगते हैं, लेकिन किसी हड़ताल की मांग उन सबकी जरूरतों से नहीं जुड़ी, आम आदमी की जरूरतों से नहीं जुड़ी है। अब जब घड़ियां रुकी हैं तो सभी को पता चला है समय सबका सरीखा है। अफसर भी हैरान हैं और बाबू भी, मालिक भी हैरान हैं और नौकर भी, ठेकेदार भी परेशान हैं और मजदूर भी, दुकानदार भी खफा हैं और खरीदार भी। आज घड़ियों ने ठहर कर तकाजा किया है कि सभी एक दूसरे से जुड़ें, सबकी मांगें सबके लिए हों और सबकी यूनियन एक हो। रोटी कपड़े का संकट अगर दूर करना है तो सबको सबसे जुड़ना होगा, संगठन और संघर्ष का दायरा फैलाना होगा, मांगों को सूची में दरिद्र नारायण की मांगों को सबसे ऊपर रखना होगा और उसे हासिल करने के लिए हर तबके के हर आदमी को साथ लेना पड़ेगा। घड़ियों का तकाजा समय का तकाजा है बेटे, तुम भी अपनी सरकार को सावधान कर दो। अफसरों और मंत्रियों से कह दो कि आसमान से उतर आएं, आदमी के साथ जुड़ जाएं। अगर इसमें देर की तो परिणाम बुरे होंगे। बीकानेर के बाबा रमानाथ जी ने अपनी बात एक तीखी चेतावनी के साथ समाप्त की थी। अपनी बात कहते कहते उनका चेहरा तमतमा गया था। उनकी चेतावनी सभी घड़ीसाजों को सही लगी थी। उनकी बात सुनकर सभी सिर हिला रहे थे, लेकिन सरकारी अफसर को उनकी चेतावनी व बेटा बेटा कहना अच्छा नहीं लगा था। बाबा जी फक्कड़ थे, उनसे कहा भी क्या जा सकता था। अफसर ने चुपचाप बाबा जी का बयान सरकारी बही में दर्ज कर लिया। उसमें लिखा गया कि बीकानेर के बाबा रमानाथ जी, पता नवलनाथ जी का मठ, का कहना है कि घड़ियां कहती हैं कि रोटी कपड़े का संकट यदि दूर करना है तो सारी यूनियनों को एक होना होगा, सबको आम आदमी से जुड़ना होगा तथा रोटी कपड़े के संघर्ष में हर तबके के हर आदमी को शरीक करना होगा। बाबा जी ने मंत्रियों और अफसरों को भी चेतावनी दी है कि वे आसमान से उतरें और आदमी से जुड़ें। सरकार को बही में बाबा रमानाथ जी के बयान के नीचे यह भी लिखा था, विशेष बाबा रमानाथ जी जन साधारण के हिमायती हैं, आम आदमी में इनकी गहरी आस्था है, बाबा जी जन आंदोलन के भी हिमायती लगते हैं, इन पर नजर रखना जरूरी है। हस्ताक्षर। बीकानेर से आए घड़ी साज बाबा रमानाथ जी का बयान दर्ज हो चुका था। उनसे मिली सूचना की खबर ने सरकारी जासूसों का काम बढ़ा दिया था। जिस जासूस की ड्यूटी बीकानेर लगी थी वह खुश हुआ था। उसने सोचा कि चलो बीकानेर की भुजिया खाने को मिलेगी, रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। लेकिन जब वह बीकानेर पहुंचा, बाबा नवलनाथ जी के मठ पर गया तो बेचारे जासूस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाबा रामनाथ जी अपने जमाने के नामी पहलवान रहे हैं। उनके पास आज भी कई शागिर्द कुश्ती सीखने आते हैं। उनके शागिर्द ही ऐसे सुंड मुष्टंड और कद्दावर हैं कि सरकारी जासूस जैसे 4 उनकी बगली में छुप जाएं। फिर भी जासूस महोदय हनुमान जी के दर्शन के बहाने वहां पहुंचने लगे। सबको रमानाथ जी ने शागिर्दों ने बताया कि रमानाथ जी
अपनी जवानी में मुगदर घुमाते थे, 500 दंड बैठक लगाते थे और खड़े खड़े पक्का 5 सेर घी पी जाते थे। उसने यह भी सुना कि बाबा अब भी अगर किसी को एक धौल लगा दे तो उसे 10 दिन होश नहीं आएगा। यह सब सुनकर जासूस महोदय हमेशा डरे रहते तथा ऐसे मस्त मौला फक्कड़ पर नजर रखना फालतू काम समझते थे। उन्होंने जो रपट भेजी उसमें लिख दिया कहीं कोई खतरा नहीं है। अपनी रपट के साथ उन्होंने अपने तबादले की अर्जी भी भेज दी। वे अब सिर्फ तबादले के आर्डर का इंतजार करते थे और हर शाम भुजिया रसगुल्ला खाकर समय काट रहे थे। घर पहुंचने के दिन गिन रहे थे। घड़ियां अब भी बंद थीं। रमानाथ जी बयान दर्ज कराकर दिल्ली से बीकानेर लौट आए थे। कसरत जारी थी। उधर दिल्ली में दूसरे घड़ी साजों के बयान चल रहे थे। समय ठहरा था, समय भवन मगर चल रहा था। यहाँ बयान भी चल रहे थे और फाइलें भी चल रही थीं। समय मंत्री नए नए थे, इसलिए वे भी चल रहे थे। वे हर घड़ी साज के बयान से चौकन्ने हो जाते लगते थे तथा रोज एक वक्तव्य दे देते थे, हम पूरी तरह चौकन्ने हैं, समय को तलाश रहे हैं, जल्दी ही खोज लेंगे। बीकानेर के घड़ी साज के बाद बेंगलुरु के घड़ी साज की बारी थी। बेंगलुरु का घड़ी साज बाकी घड़ी साजों की तरह बूढ़ा नहीं था। जवान घड़ी साज ने शौकिया ढंग से घड़ियां सुधारने का काम शुरू किया था, लेकिन उसकी लगन और उसकी समझ के कारण उसका शौक उसकी जरूरत बन गया था, उसका व्यसन बन गया था। घड़ियां सुधारते सुधारते उसे लगने लगा कि यह काम सबसे पवित्र काम है। यह काम आम आदमी के समय से जुड़ने का काम है, उसे सही समय बताते रहने का काम है। समय की कीमत उसने अच्छी तरह समझी थी। उसके मन में अपने मास्टर जी से बचपन में सुनी बात भी अभी तक बसी हुई थी। उसके मास्टर जी ने अंग्रेजी शब्द वॉच का अर्थ बताया था तथा उसकी व्याख्या की थी। उसके मास्टर जी ने बताया था वॉच का अर्थ रक्षा करना है, पहरेदारी हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको वॉचमैन कहा जाता है। घड़ियां भी हमसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने की बात कहती हैं। मास्टर जी की व्याख्या कुछ यूँ थी, जैसे W से वॉच योर हेल्थ यानी अपने धन की रक्षा करो, A से वॉच योर एस्पिरेशंस यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखो, T से वॉच योर टाइम अपने समय की रक्षा करो, C से वॉच योर कैरेक्टर अपने चरित्र की रक्षा करो और H से वॉच योर हेल्थ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। अपने मास्टर जी की यह व्याख्या अभी भी उसके दिमाग में उतरी हुई थी। वह कई बार वॉच की व्याख्या अपने मित्रों के बीच दोहराता है। उसके मित्र इसलिए उसे मजाक में वॉचमैन कहा करते थे। वह उसके बारे में कहा करते थे कि वॉचमैन की बात निराली है, वह तो सभी को वॉच करता है, जब देखो तब यही कहेगा वॉच योर टाइम, वॉच योर कैरेक्टर। घड़ियां बंद होने से पहले ही बेंगलुरु के इस वॉचमैन को पता चल गया था कि घड़ियां एक ना एक दिन जरूर हड़ताल करेंगी। उसने अपने घर में रखी घड़ियों को बातचीत करते सुना था। घड़ियां बेंगलुरु में खुले घड़ियों के सरकारी कारखानों के बारे में बात करती थीं। पहली घड़ी, सुना है अब तो भारत सरकार ने भी आला घड़ियां बनाने का कारखाना खोला है। सरकारी कारखाने की इन उम्दा घड़ियों की बिक्री भी खूब हुई है। दूसरी घड़ी, घड़ियों की बिक्री बढ़ने की बात तो अच्छी है और सरकारी कारखाना उम्दा घड़ियां बना लेता है, यह भी बड़ी बात है। सरकारी कारखानों का नफा तो जनता को ही मिलता है, इसलिए यह भी अच्छी बात है कि वहां बिक्री बढ़े। लेकिन घड़ियों का सरकारी कारखाना लगने में एक बड़ा खतरा है। तीसरी घड़ी, कैसा खतरा? दूसरी घड़ी, सबसे बड़ा खतरा है समय के सरकारीकरण का खतरा, समय पर सत्ता के अधिकार का खतरा। अभी तो हम सब पृथ्वी की परिक्रमा के हिसाब से घूमती हैं, लेकिन फिर खतरा है सरकारी कानून से चलने का खतरा। सरकार जब घड़ियां बनाने लगी है तो संभव है अपने यहाँ बनी सभी घड़ियों के पुर्जों को इस तरह बैठा दे कि वे सरकारी मर्जी के हिसाब से समय देने लग जाएं। तब सरकारी कानून भी घड़ियों को मान्य होंगे। सरकार जब जितना चाहे बजा देने का हुक्म दे सकती है। समय पर सत्ता के ऐसे अधिकार से ही तो जनतंत्र को खतरा है। दूसरी घड़ी की यह बात सारी घड़ियों को सही लगी। सबको यह सब सुनकर चिंता हुई। बेंगलुरु के घड़ी साज मिस्टर वॉचमैन इसी बात से समझे गए थे कि एक दिन घड़ियां जरूर आंदोलन छेड़ेंगी। हुआ भी ऐसा ही। उसी दिन से बेंगलुरु की घड़ियों को उसने उदास देखा। इसी उदासी के बीच उसने देखा कि घड़ियों की कानाफूसी की आदत बढ़ गई है। यह कानाफूसी दरअसल इसी विषय पर होती थी कि समय के सरकारीकरण का विरोध कैसे किया जाए, क्या कदम उठाया जाए, कोई कदम कैसे उठाया जाए। इससे पहले घड़ियों के सरकारी कारखाने का हाल लेना जरूरी समझा। यह काम उन्होंने उसी कारखाने के एक मजदूर की घड़ी को सौंपा था।
दूसरे दिन नेशनल मशीन टूल्स के मजदूर की घड़ी ने बताया कि यह समय का सरकारी व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा है। अब तो सरकारी कारखाने ने तारीख व दिन बताने वाली ऑटोमेटिक घड़ियां भी बना दी हैं। मजदूर की उस घड़ी ने आगे बताया, सरकारी कारखाना शुरू हुआ था सस्ती घड़ियां बनाने और उन्हें वाजिब दाम पर बेचने के लिए, लेकिन अब तो वही कारखाना महंगी घड़ियां भी बनाने लगा है। सेठ लोगों व संपन्न लोगों की शान को ध्यान में रखते हुए सरकारी कारखाने ने सोने की घड़ियां भी बनानी शुरू कर दी हैं। इसी बात से उस कारखाने की घड़ियां भी दुखी हैं और वहां के मैकेनिक लोग भी। वे सब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि समानता लाने वाली घड़ियां असमानता मिटाने वाली का दावा करने वाली समाजवादी सरकारें ऐसा क्या कर रही हैं। सरकारी कारोबार के बढ़ने के साथ ही इस कारखाने की घड़ियां और मैकेनिकों की हैरत बढ़ गई है। यह सब जानकर बेंगलुरु की घड़ियों के सामने यह साफ हो गया कि सरकार कभी भी घड़ियों का समय और सरकारीकरण कर सकती है। बेंगलुरु की घड़ियों ने इसके लिए विरोध करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि खुद सरकारी कारखाने में ही असंतोष था। वहां की घड़ियां भी विरोध की किसी कार्यवाही में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। बेंगलुरु के घड़ीसाज के पास यह जानकारी पहले से ही थी। जब घड़ियों की हड़ताल हुई थी तो वह समझ गया कि अंततः घड़ियों ने कदम उठा ही लिया। बेंगलुरु का युवक घड़ीसाज घड़ियों की इस सीधी कार्यवाही से बहुत खुश था। वह चाहता था कि घड़ियां इस प्रकार ही मन मन न घुटें। वह यह भी मानता था कि आज की दुनिया में अगर कोई सीधी कार्यवाही नहीं करता है तो सुनवाई संभव नहीं। उसे घड़ियों का डर भी सही लगा था। वह भी घड़ियों की ही तरह परेशान था कि असमानता मिटाने वाली सरकार असमान चीजों का उत्पादन क्यों करती है, उनकी बिक्री ही क्यों करती है। वह स्वयं इन सवालों पर पिछले कई दिनों से सोच रहा था। घड़ियों के साथ चूंकि उसका रिश्ता नैतिक है, इसलिए घड़ियों की पीड़ा उसकी खुद की पीड़ा है। सरकारी बुलावा आने पर उसने तय किया कि वह पूरी ताकत से घड़ियों की पैरवी करेगा, उनकी वकालत करेगा। अपना नंबर आते ही मिस्टर वॉचमैन ने सारा किस्सा कह सुनाया। बाकी सारे घड़ी साजों को बेंगलुरु की घड़ियों की चिंता सही लगी। मामला सरकारी सिद्धांतों और नीति से जुड़ा था, इसलिए सरकारी अफसर ने बेंगलुरु के मिस्टर वॉचमैन की बात सरकारी बही में लिखने से पहले वहां उपस्थित नेशनल मशीन टूल के चीफ इंजीनियर की राय मांगी। उस चीफ इंजीनियर ने भी अपने कारखाने में एक खास तरह का असंतोष पाया था। उसने अपनी राय देते हुए कहा, इनकी बात तो सही लगती है। ऑटोमेटिक व रोल्ड गोल्ड घड़ियों को लेकर हमारी यूनिटों में विवाद खड़ा हुआ था। मैकेनिकों का कहना था कि महंगी घड़ियों का निर्माण बंद होना चाहिए। एनएमटी के चीफ इंजीनियर की राय जानकर सरकारी अफसर ने मिस्टर वॉचमैन का बयान दर्ज किया। बयान में लिखा गया था, बेंगलुरु की घड़ियों को भय है कि समय पर शीघ्र ही सत्ता का अधिकार होने वाला है। सरकारी कारखाना घड़ियों में भी कोई ऐसा पुर्जा बैठाने वाला है जिससे घड़ियां सरकार की मर्जी और मूड के मुताबिक चला करेंगी। घड़ियां मानती हैं कि समय पर सत्ता का यह अधिकार लोकतंत्र विरोधी बात है। उनका यह भी तर्क है कि सरकारी कारखाने द्वारा कीमती घड़ियों का निर्माण सरकार की अपनी नीति के खिलाफ है। इससे असमानता बढ़ती रहेगी, मिटेगी नहीं। बयान दर्ज हुआ, मामला महत्वपूर्ण समझा गया। सारा किस्सा टाइप कराकर संबंधित अफसरों व मंत्रियों के पास उसी वक्त विशेष हरकारों के साथ भेज दिया गया। बेंगलुरु का घड़ीसाज यह सब देखता रहा। उससे अधिक देर तक चुप न रहा गया। वह बोला, कागजी कार्यवाही और घड़ियों की कार्यवाही में जो फर्क है उसे देखिए साहब। सरकारी अफसर अपनी कार्यवाही का पक्का था। वह बिना उस तरफ ध्यान दिए अगली कार्यवाही के कागज ही पलट रहा था। कारखानों में अगला नंबर नाथ द्वारा से आए घड़ीसाज का था। उसके बावजूद चूंकि बेंगलुरु की घड़ियों ने एचएमटी के कारखाने का उल्लेख किया था, इसीलिए सरकारी अफसर की राय थी कि एनएमटी के इंचार्ज इंजीनियर का बयान पहले ले लिया जाए। इस बात पर सबकी सहमति लेकर एनएमटी के इंजीनियर साहब से घड़ियों की हड़ताल का कारण या इसके बारे में किसी दूसरी जानकारी के बारे में पूछा गया। इंजीनियर साहब सरकारी नौकर थे। अपनी नौकरी की चिंता उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। वे जितना कुछ जानते थे, वे इस सभा में आने से पहले जितना जान चुके थे, वह बताना भी वे खतरे से खाली नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी झिझक दबाते शब्दों में माफ़ी मांग लेना ही ठीक समझा। वे बोले, मैं तो सरकारी नौकर हूँ, आप मेरी राय न मांगे तो अच्छा, मैं माफ़ी ही चाहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही तो सरकारी कारखाने के इंचार्ज हैं। आपकी बात पर किसे आपत्ति हो सकती है? फिर इस समिति को तो खुद सरकार ने सारे अधिकार दिए हैं। आप बिना किसी झिझक के साफ साफ बताएं। सरकारी अफसर ने कहा। एनएमटी के इंजीनियर साहब ने साहस बटोरा और बताया,
एनएमटी की एक सरकारी ब्रांच दफ्तरों की घड़ियों की मरम्मत का कार्य करती है। इसी ब्रांच में अभी थोड़े दिन पहले ही संसद की 2 बड़ी दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए आई थीं। उनकी मरम्मत की जाने लगी तो वे मैकेनिक से बोली, तुम क्यों अपना समय गंवाते हो और क्यों फिजूल में दिमाग खराब करते हो? संसद में सही समय देखने की जरूरत किसे है? जिस बहस से जिस सदस्य का स्वार्थ जुड़ा रहता है या जिस प्रस्ताव से जिस मंत्री का मतलब होता है, केवल वही वहां पर सही समय पर पहुंचता है। कई सदस्य तो सदन से नदारद ही रहते हैं। मैकेनिक संसद की घड़ी की बात सुनकर चौंका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संसद में ऐसा कैसे हो सकता है। हैरान मैकेनिक हक्का बक्का रह गया। उसे अवाक देखकर संसद की घड़ी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, संसद में सारे लोग या तो समय पर तब पहुंचते हैं जब बहस से विषय से उनका अपना स्वार्थ जुड़ा होता है। अगर उनका स्वार्थ का कोई तकाजा ना हो तो जरूरी नहीं कि वे वहां पहुंचे ही। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि जब संसद चल रही थी तो कोई सदस्य मुंबई में फिल्म बना रहे थे तो कोई वहां बैठकर ऊँघ रहे थे। तो क्या हमारी संसद भी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठी? क्या संसद भी जनता के सुख दुख से नहीं जुड़ी? मैकेनिक ने पूछा। संसद की बीमार घड़ी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मिस्त्री जी, आप अब भी ऐसा मानते हैं? यह आपकी महानता है। इस देश की सारी जनता भी ऐसा ही मानती है। वह ऐसा मानती भी रहेगी, शायद हमेशा ऐसा ही मानती रहे। दरअसल अपनी परंपरागत जनता का विश्वास बहुत गहरा है। इस विश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस विश्वास का टूट जाना अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। संसद की घड़ियों ने हमेशा चाहा है कि वह विश्वास सदा बना रहे, लेकिन आज जनता और संसद के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। संसद सदस्यों के मन सिकुड़ते जा रहे हैं, उनके दिमाग संकुचित होते जा रहे हैं। इससे संसद का गौरव घटा है। संसद की घड़ियों के लिए यह हालात काफ़ी चिंता की बात है और सारी घड़ियां बहुत निराश हो गई हैं। इस घटना को अभी बहुत दिन नहीं हुए और इधर घड़ियों की हड़ताल हो गई। मैं समझता हूं कि घड़ियों की हड़ताल का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है, एनएमटी के इंचार्ज इंजीनियर ने अपनी बात खत्म करने से पहले अपने बचाव में भी कुछ कह लेना काफ़ी जरूरी समझा। वह बोला, यह सूचना मुझे मरम्मत विभाग से मिस्त्री ने दी है। उसने जो कुछ बताया वही मैंने आपको बिना किसी जोड़ तोड़ के यूं का यूं बता दिया है। बड़े साहब को कुछ बुरा लगे तो कहना माफ करें। इंजीनियर साहब को अपने बचाव का पूरा ख्याल था और बड़े अफसरों को वे किसी कीमत पर नाराज नहीं होने देना चाहते थे। उनके इस बयान में भी उनकी यह सावधानी साफ झलकती थी। वे खुद किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं रह रहे थे। सारी बात उन्होंने मरम्मत विभाग के मैकेनिक पर थोप दी। इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा था कि मिस्त्री की बात को उन्होंने जैसे का तैसा बिना किसी जोड़ तोड़ के कहा है। इस पर अगर बड़े साहब को कुछ बुरा लगे तो उन्होंने माफी मांग ली थी। सीधे बड़े साहब से ही यूं माफी चाहने का एक और मतलब था कि बड़े साहब के बड़प्पन और रौब को स्वीकार करते हुए उन्हें खुश करने का मतलब। इंजीनियर साहब 10 बरस की नौकरी में मक्खन लगाने और मतलब हल करने की कला में सिद्धहस्त हो गए थे। इंजीनियर साहब ने अपनी बात खत्म की। समिति के अफसर ने सरकारी बही में लिखा था कि संसद भवन की घड़ियां अभी कुछ महीने पहले बीमार रहने लगीं। उनके पुर्जों में एक खास तरह की थकान पाई गई। बीमार घड़ियां निराश थीं। उनका कहना था कि संसद को जनता से जोड़े रहने के लिए वे सदैव सही समय देती रहीं, लेकिन संसद वालों को जनता के सुख दुख को, उनके भले बुरे की समय की फिक्र नहीं थी। जो लोग सत्ता में आए उन्होंने वादे भुला दिए। भारत की संसद की घड़ियां हताश हुई और उन्होंने सत्याग्रह कर दिया। घड़ियों की हड़ताल शुरू हो गई। संसद की घड़ियों का बयान सुनकर सभी घड़ीसाज प्रसन्न हुए। उनके सामने धीरे धीरे यह बात साफ हो चली थी कि सारे देश की घड़ियों ने जनता की हिमायत को झंडा अपने हाथों में ले लिया है। घड़ी साजों की उत्कंठा बढ़ी थी। वे उतावले थे कि बाकी शहरों के घड़ी साज क्या खबर लाए हैं। उन सब ने खुशी में झूमते हुए कहा था कि बात आगे की सुन ली जाए। समिति के अफसर ने आगे की कार्यवाही के लिए बयानों में नाम देखने शुरू किए। अभी तक नाथद्वारा, कानपुर, काठियावाड़, लेह लद्दाख के घड़ी साजियों के बयान बाकी थे। अब बारी थी नाथद्वारा से आए हुए घड़ी साज की। नाथद्वारा का घड़ी साज बूढ़ा है, स्वभाव से ही धार्मिक है। अपने संतोष के लिए श्रीनाथ जी का प्रसाद हमेशा अपने साथ रखता है। दिल्ली आने पर भी समिति के सभी लोगों को उसने प्रसाद बांटा और कहा, जय श्रीनाथ जी की। उसके माथे पर लगे तिलक से यह स्पष्ट हो गया था कि वह श्रीनाथ जी का भक्त है। वह कुछ कहता उससे पहले ही बीकानेर के बाबा रमानाथ जी ने सवाल दाग दिया, आपके यहाँ श्रीनाथ जी की कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा? नहीं रमानाथ जी, ठीक कहाँ चल रहा है। घड़ियां तो वहां भी बंद हैं। घड़ियों ने वहां के महंतों और पंडों को चेतावनी दी थी कि सभी तीर्थयात्रियों के साथ समान व्यवहार करें। बड़े अफसरों को लाइन तोड़कर सबसे पहले प्रवेश न करने दें। धन्ना सेठों के पैसा लेकर के पीछे के दरवाजे से दर्शन न कराएं। लेकिन घड़ियों की चेतावनी धरी की धरी रह गई और यह सब ऐसे ही चलता रहा।
घड़ियों का कहना था कि श्रीनाथ जी के दरवाजे पर भी ऊंच नीच चलती रही और इन महंतों ने श्रीनाथ जी से सद्बुद्धि नहीं ली, तो घड़ियां इसके लिए आंदोलन करेंगी, सत्याग्रह करेंगी। हुआ भी ऐसा ही। महंतों व पंडों की नीयत सुधरी नहीं, भेदभाव ऊंच नीच चलता रहा और घड़ियों को सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। समय का फेर है रामानाथ जी, श्रीनाथ जी भी अपने चाकर के लोगों के झांसे में आने लगे हैं। थकी आवाज में नाथ द्वारा के घड़ी साज ने अपनी बात खत्म की। उसका बयान भी बाकायदा दर्ज हुआ। उसके बाद कानपुर के घड़ी साज का नंबर था। उससे जब अपनी बात कहने को कहा गया तो उसने कहा, अब कौन से बाकी बयान रह गए सरकार, घड़ियों की हड़ताल का कारण तो सामने आ ही गया है। इस पर भी अगर कोई अमल होता है तो देश की जनता का खूब भला हो जाएगा। हम सब चाहेंगे कि घड़ियों की पीड़ा को समझा जाए, उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करके सही समय को लौटाया जाए। यदि इसमें अब थोड़ी भी देर होती है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। कानपुर का घड़ीसाज तुरंत कोई कदम उठाने की बात पर जोर दे रहा था। उसकी बात सभी घड़ीसाजों को सही लगी थी और सबने उसका समर्थन किया। काठियावाड़ के घड़ीसाज ने भी चेतावनी देते हुए कहा, घड़ियों की मांगे पूरे देश की मांगे हैं। ये मांगे हर मामूली आदमी और परिवार की मांगे हैं। आप फौरन रपट तैयार कीजिए और अर्जेंट का लेबल लगाकर उसे तुरंत चलता कीजिए। सरकार को कहिए कि एक दिन की भी देर न करे। काठियावाड़ के घड़ीसाज की बात का सभी ने समर्थन किया। लेह लद्दाख के घड़ीसाज ने भी घड़ियों की राय में राय मिलाकर कहा कि समता के राज की मांग की जाती है। उसने घड़ियों के साथ ही अपना दुखड़ा रोया तथा कहा कि पहाड़ पर रहने वालों की कौन खोज खबर लेता है। पहाड़ के बीहड़ जीवन का वर्णन करते हुए वह सरकार से अनुरोध कर रहा था कि समता का राज तुरंत कायम किया जाना चाहिए और समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए। लेह लद्दाख के घड़ीसाज की बात भी दर्ज की गई। पूरी समिति की एक राय देखकर सरकारी अफसर ने सारी कार्यवाही की लंबी रपट तैयार की। घड़ीसाजों की इस राष्ट्रीय कमेटी की यह लंबी रपट दूसरे दिन ही समय मंत्री को भेंट की जानी थी। समय अब भी लौटा नहीं था, इसलिए यह तय किया गया कि समारोह भवन के शून्य कक्ष में किया जाए। समारोह वहीं हुआ। समय मंत्री को पूरी रपट भेंट की गई। रपट से बात साफ थी कि घड़ियों की लड़ाई बुनियादी बातों पर टिकी है और इस लड़ाई में कोई रास्ता समझौते का नहीं हो सकता। इस बात को ठीक से समझते हुए समय मंत्री ने सरकारी तर्ज पर घड़ियों से अपील की कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर दें तथा काम पर लौट आएं। समय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि घड़ियां उनकी बात मान लेंगी। शून्य कक्ष में उपस्थित सभी पत्रकारों, अफसरों तथा राजनेताओं ने सहानुभूति समय मंत्री के साथ में व्यक्त की। इस संक्षिप्त आयोजन के बाद घड़ीसाजों की इस राष्ट्रीय कमेटी की राय पत्रकारों को बांट दी गई। पत्रकार पहले ही ताक में बैठे थे, उतावले हो रहे थे। उन्होंने समारोह के बाद घड़ीसाजों को घेर लिया तथा दूसरे सवेरे सारे देश के अखबार सिर्फ इसी खबर से भरे थे। कई घड़ीसाजों के फोटो भी मुख्य पृष्ठ पर थे। पूरे देश की जनता ने जान लिया था कि घड़ियां हड़ताल पर क्यों हैं। अखबारों में छपी खबर बच्चों ने भी पढ़ी, छोटू मोटू व इनकी मित्रमंडली ने भी पढ़ी। सारे बच्चों को घड़ियों की बातें पसंद थीं, घड़ियों का तरीका पसंद था। बच्चों को अच्छा लगा कि घड़ियों ने उनकी वकालत की है। मास्टरों को अच्छा लगा कि घड़ियों ने उनकी भी वकालत की है। सभी गरीब लोगों को अच्छा लगा कि घड़ियों ने दरिद्र नारायण की इतनी तगड़ी पैरवी की है। समाजवादी लोग खुश थे कि घड़ियों ने समता के राज की बात रखी है। कम्युनिस्ट खुश थे कि घड़ियों ने हर गरीब तबके के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की पुरजोर वकालत की है। सभी खुश थे। सरकार भी नाराज नहीं थी। वह घड़ियों को मन ही मन ऐसे अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए धन्यवाद दे रही थी, लेकिन अभी तक सोच रही थी कि समय की यह एकता कैसे तोड़ी जाए और कैसे बीते समय को वापस लौटाया जाए। सरकार सोच रही थी। उधर छोटू मोटू की पूरी मंडली ने तय कर लिया था कि हम घड़ियों से दोस्ती करेंगे, गहरी दोस्ती करेंगे और घड़ियों के सपनों का भारत बनाने में जुट जाएंगे। घड़ियों की बात दरअसल भारत में आम जनता की बात है। उनको विश्वास है कि वे अपने मित्र के नाते घड़ियों से अपनी बात मनवा लेंगे। इसी विश्वास के साथ एक सवेरे उगते सूरज से मिलकर यह मंडली समय को लौटाने चल दी थी। उगते हुए सूरज की आभा को कौन रोकेगा। छोटू सीधा बड़े घंटाघर के टावर पर चढ़ गया था तथा पेंडुलम हिला रहा था। उसने उस घड़ी को मिलाया था, चाबी भरी थी और घड़ी चल पड़ी थी। जैसे ही इस घड़ी के घंटे की आवाज़ देश में गूंजी, बाकी घड़ियां भी चल पड़ी थीं। उगते हुए सूरज का साथ दिया था समय और बच्चों ने विश्वास का आदर किया था समय ने। धन्यवाद मित्रों पूरी कहानी सुनने के लिए। यदि आपका मन करे, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहें
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। ऐसी ही और कहानियाँ हम निरंतर